नमस्कार दोस्तों, केडीजीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार दाती। परिवार वाले जो टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, उससे आगे वाला थोड़ा सा 2-3 इसमें पॉइंट बचा हुआ है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था कि परिवार जो है फैमिली है, फैमिली शब्द से बना हुआ है, उसका संकुचित अर्थ क्या होता है, उसका व्यापक अर्थ क्या होता है, और क्या कहते हैं कि सामान्य अर्थ में परिवार को कैसे डिफाइन करते हैं। और हम लोग ने देखा था कि परिवार की आवश्यक कार्य क्या है और अनावश्यक कार्य क्या है। तो इसको इतने टॉपिक को हम लोग ने देख लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि परिवार को भाग में बांटेंगे। तो परिवार को मैकाइवर और पेज ने 2 भागों में बांटा हुआ है। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में उसको देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं परिवार। परिवार इसको जब हम लोग बांटते हैं तो मैकाइवर और पेज ने इसको बांटा था पहली बार। तो मैकाइवर और पेज साहब इसको बांटते हैं, तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देख सकते थे कि अलग अलग करके भी देख सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। इसमें हम लोग एक तरीका था ये कि संयुक्त परिवार के विशेषता क्या होती है, संयुक्त परिवार का दोष क्या होता है और संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या होती है, उसको एक बार पहले कंफर्म पूरा कर लेते टॉपिक को। इसके बाद एकल परिवार पे आते। एकल परिवार विशेषता क्या होती है, एकल परिवार के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि अलग अलग टॉपिक हो जाता है और समझने में चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप लोगों के सामने दोनों पक्ष रखेंगे और देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार में सबसे पहली बात होती है कि कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहे। ठीक, या पहली शर्त है संयुक्त परिवार के लिए कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहे, या दूसरा शर्त क्या है कि 2 विवाहित जोड़े एक साथ रहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कम से कम 2-3 पीढ़ी के परिवार एक साथ रहते हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं एक साथ रहते हैं, जो किसी भी वस्तु को आपस में बांटते हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक या अन्य आवश्यक वस्तु हो जिसे वो आपस में शेयर करते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार कहलाते हैं।
ठीक। और ये थर्ड पॉइंट जो है, जो परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, सबसे जो हाईएस्ट एज का आदमी होता है या उम्रदराज जो होता है, उम्रदराज, वो कोई भी हो सकता है, वो महिला या पुरुष। महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो सबसे ज्यादा उम्रदराज होगी, एज जिसका सबसे सर्वाधिक होगा, वो परिवार का मुखिया होगा। संयुक्त परिवार में इतनी विशेषताएं होती हैं, विशेषता नहीं, ये परिभाषा है, परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दिया था, इसको दिया था। अब हम लोग संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है उसको देख लिया, उसी तरह से हम लोग देखेंगे एकल परिवार की विशेषता क्या होती है। एकल परिवार की विशेषता, तो एकल परिवार में क्या है, माता पिता होंगे, ठीक दोस्तों, और अविवाहित बच्चे होंगे। माता पिता और अविवाहित बच्चे। अब इसको हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, जो अधिकारों, कर्तव्यों में जुड़े हों, आपस में जुड़े हों और अपने उत्तरदायित्व भूमिका का निर्वहन करते हों। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें तो चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, कम से कम 3 पीढ़ी के लोग हों, और जो परिवार का मुखिया होगा सबसे उम्रदराज होगा या सबसे हाईएस्ट जो एज का व्यक्ति होगा, और इसमें क्या होगा कि कम से कम विवाहित जो जोड़े हों। लेकिन इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अविवाहित बच्चे, माता पिता तो ठीक है, माता पिता तो रहेंगे, लेकिन अविवाहित बच्चे एकल परिवार की विशेष, मतलब कि जो परिभाषा में जरूरी है। यदि आप अगर विवाहित जोड़ देंगे तो परिवार तब नहीं रहेगा, एकल परिवार नहीं रहेगा, और संयुक्त परिवार का धारणा को करने लगेगा, परिभाषित करने लगेगा। इसमें एक केस स्टडी आती है कि यदि बच्चा जो है विवाहित हो गया, ठीक, बच्चा विवाहित हो गया, अब 5 साल बाद उसकी जो है औरत मर गई या एक्सपायर कर गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसके परिवार को क्या कहा जाएगा? वो भी तो परिवार में रह रहा है। कुछ समय बाद शादी हुआ, 5 साल बाद उसकी वाइफ जो है एक्सपायर कर गई, या पति था, पति एक्सपायर कर गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग एकल परिवार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन आएगा तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि अगर शादी हो गई, उसमें एकल परिवार के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि अविवाहित होना, पहली शर्त है। अविवाहित अगर शादी हो गई, मर गया या मर गई, तो दोनों कंडीशन में उसको हम संयुक्त परिवार का कहेंगे। तो साथियों, हम लोग पहले परिभाषा समझ लिए, अब हम लोग इसको धीरे से समझेंगे क्या कि संयुक्त परिवार की विशेषता या गुण क्या होते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं और संयुक्त परिवार का और एकल परिवार का जो विशेषता है, गुण है, उसको देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने के लिए काफी है, समझे रहेंगे तो क्वेश्चन करने में हम लोग को आसानी होगी। तो आप लोग धैर्य बस बनाए रखें, धीरे धीरे टॉपिक सब पूरा होगा। यूपी टेट का एग्जाम भी आने वाला है, सुनने में आया दिसंबर लास्ट तक इसका एग्जाम होगा, फॉर्म आएगा सितंबर में, सितंबर लास्ट तक। तो आप लोग धीरे धीरे टॉपिक कवर करते रहें और अपना हौसला न खोएं। तो आप हम लोग देखते हैं गुण।
गुण या विशेषता। तो पहली गुण क्या होती है संयुक्त परिवार में? संयुक्त परिवार में काफी मजा आता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो इसमें सबसे हम लिखेंगे यहाँ पे संयुक्त परिवार। ठीक दोस्तों, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? कार्य विभाजन। कार्य विभाजन हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी कि ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब लोग काम करते हैं, काम पूरा हो जाता है। दूसरा बात क्या होता है कि इसमें कार्य विभाजन, संयुक्त परिवार में बचत का वातावरण रहता है, निर्मित रहता है। क्योंकि इस परिवार में जो मुखिया होता है सबसे एजेड होता है, हाई थिंकिंग होता है और सबका मालिक एक होता है। तो जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग, जैसे परिवार में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग कमा रहे हैं तो ला के एक जो चौथा व्यक्ति है उसी को देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो निर्णय होता है इन्हीं का होता है और सब में बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है? धन का बंटवारा, धन का बंटवारा समान होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। धन का बंटवारा अगर 2-3 लोग, जैसे 4 लोग हैं, इसमें से 2 लोग कमा रहे हैं तो 2 लोग ला के तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन 4 सदस्य खा रहे हैं 2 लोगों का, तो इसमें क्या होता है? सबको 2-2 रोटी मिलता है। इसमें किसी के नहीं, मतलब तुम नहीं कमा रहे हो तो तुमको नहीं मिलेगा, या तुम ज्यादा काम कर रहे हो तो तुम ज्यादा खाओगे, ऐसा कुछ नहीं। धन का बंटवारा या संपत्ति का बंटवारा या संसाधन का बंटवारा समान होता है। इसमें क्या होता है? एक विशेषता होती है कि पारिवारिक जो होता है संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त परिवार में पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। ठीक दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें बालक का जो सामाजिकरण होता है, क्वेश्चन आता है जबरदस्त, सामाजिकरण का उचित वातावरण रहता है या पाया जाता है। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि इतना है, 4 पॉइंट बहुत है, इससे क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं एकल परिवार की विशेषता क्या होती है। एकल परिवार की विशेषता ये होती है कि एकल परिवार में व्यक्तिगत विकास होता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत विकास होता है। एकल परिवार में बालक का व्यक्तिगत विकास होता है। बालक का व्यक्तिगत विकास होता है, जो कि लीडरशिप के लिए काफी नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, जो सामने वाले के भावनात्मक रूप से जुड़ने में काफी सहयोग होता है। इसमें क्या होता है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता पाई जाती है। स्वतंत्रता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है जैसे कि काफी सदस्य होते हैं, 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं या कम से कम 2 विवाहित जोड़े रहते हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा रहती है, तो जो निर्णय होता है किसी एक आदमी के हाथ में होता है।
तो काफ़ी अब 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे से जब बात आती है, सबसे छोटा सदस्य है कोई, उसको बात समझ में आई तो अपने माता पिता से कहा, माता पिता खुद डिपेंडेंट है कहीं पे, तो उस निर्णय लेने की संभावना बहुत मतलब कि कम होती है। यहाँ पे चैन वाइज होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बच्चे हैं, माता पिता से बोले और वहाँ पर निर्णय होने हो गए, तो कठोर नियंत्रण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि निर्णय लेने की होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता स्वतंत्रता होती है, इसमें क्या होता है कि कलेश इसमें नहीं पाया जाता है। क्लेश या द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं पाई जाती है। अब एक ही दो लोग हैं आपस में, क्या यहाँ पे होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, खाना बनाना है, दिक्कत हो गई। और क्या कहते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए महिलाओं के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं। देखा गया है आमतौर पर कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को संयुक्त परिवार अच्छा लगता है, परंतु महिलाओं को एकल परिवार अच्छा लगता है। उसका कारण है कि पुरुषों को क्या बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, लेकिन महिलाओं पर सारा गृह जो होता है और उनको एक घर से दूसरे घर में आई रहती हैं, तो उनको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो भांति भांति के लोग होते हैं, तो सबसे वो अटैचमेंट नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी से इमोशनल रूप से या अपने भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वतंत्रता और बाधक भी होती है। शिक्षा दीक्षा भी लोग देने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट की भूमिका एकल परिवार में बहुत महिला सशक्तिकरण के लिए काफी मतलब लाभदायक है। इसमें क्या होता है, समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार। अब एकल परिवार है तो इसमें मैक्सिमम होंगे तो 4 से 5 बच्चे होंगे, या मिनिमम तुम मान के चलिए कि 2 बच्चे हो गए, 1 बच्चे हो गए, मैक्सिमम हम कर रहा हूँ तो 3 से 4 बच्चे हो गए। लेकिन अगर उसमें कोई लड़की है, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं, तो दोनों को स्कूल भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर संभावना बहुत कम रहता है कि यहाँ पे लड़कियों को क्या दिया जाएगा, थोड़ा छोटे स्कूल में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पारिवारिक जो परंपरा है उसकी रक्षा होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कुरीतियों का क्या होता है, अंत होता है, मतलब बहिष्कार होता है, कम यहाँ पर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ही हम बहुत सारे पॉइंट को निकाल सकते हैं। अब हमने इसको पढ़ लिए, इसका गुण या विशेषता पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं दोष, संयुक्त परिवार में क्या दोष हैं और एकल परिवार के दोष देखेंगे। और इसको एक और टॉपिक है थोड़ा सा छोटा सा, उसको देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। अब इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि व्यक्तिगत विकास नहीं होता है, व्यक्तिगत विकास नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर ये दोष है, दोष। अब यहाँ पर क्लेश ज्यादा होता है, यहाँ पर क्लेश ज्यादा होता है। और क्या कहते हैं, यहाँ क्लेश होता है, ईर्ष्या होती है। और क्या होता है कि जो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं, सदस्यों में आलस्य पाया जाता है। ठीक दोस्तों, सदस्यों में आलस पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, सदस्यों में आलस पाया जाता है, ईर्ष्या होती है, व्यक्तिगत विकास होता है नहीं होता है। और
कुर्तियों का तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं। 3 पॉइंट इसमें हो गया। अब इसका जो है पूरा करेंगे हम लोग एकल परिवार के दोष से। अब एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार का दोष क्या करता है, इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है अकेलापन, लोनलीनेस, लोनलीनेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यय होता है, आय का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, आय का दुरुपयोग होता है। और क्या कहते हैं कि बच्चे के लिए, बच्चे का उचित देख रेख नहीं होता है, बच्चे का उचित देख रेख नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि बच्चे, एक बच्चा है, माता पिता है, अब क्या है कि दोनों लोग एम्प्लॉय हैं, तो अब ये दिक्कत आ जाती है कहाँ जाए, बच्चे को कहाँ रखें, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है, और बच्चे का देख रेख हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, कठिन समय में, कठिन समय में जो होता है कम समर्थन प्राप्त होता है, कठिन समय में कम समर्थन प्राप्त होता है। मतलब कि अगर कोई महिला, मतलब 2 पति पत्नी है, दाम्पत्य है और एक बच्चा है, अगर उसमें से कोई बीमार पड़ गया तो अब एक आदमी अकेला हो गया, अब क्या करेगा उसको समझ में नहीं आता है। तो अकेलापन होता तो ही है, लेकिन अगर उसमें अगर कोई बीमार पड़ गया या कोई विपत्ति आ गई, तो उसमें क्या होता है कि परिवार को संभालने की समस्या आ जाती है, उसमें कैसे परिवार को संभाला जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो टॉपिक हम लोग दोष और गुण और जो डिफिनेशन था हम लोग ने पढ़ा, तो इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं साथियों। और क्या है कि इससे क्वेश्चन अब कंसेप्चुअल आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन सा विशेषता है, कौन सा गुण है। एकल परिवार की विशेषता 3 विशेषता देगा, 1 दोष दे देगा, तो उसी में आपको इसी को अंडरस्टैंडिंग में करना पड़ेगा। एक और टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, उसको हम लोग देख के इस टॉपिक को खत्म करेंगे। थोड़ा सा है, किसका, उसमें पूछता है कि पारिवारिक वृक्ष कैसे बनता है, किसका पारिवारिक वृक्ष बन सकता है, पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष तो आमतौर पर देखा गया है कि संयुक्त परिवार का पूरा पारिवारिक वृक्ष बनता है, जिसमें अब जैसे दादा दादी हो गए, अब इनके कितने लड़के हो गए, हम इनके 3 लड़कों को बनाते हैं, ठीक। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये, ठीक। ए बी सी, दादा दादी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। अब देखिए जब ये बड़े होते हैं तो इनकी शादी विवाह होता है, तो अब इनके भी 2-2 बच्चे हो जाते हैं। ए हो गया डी, ए हो गया ई, अब इसका भी हो गया 2 बच्चे, एफ जी। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो ऐसे ही इसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। मतलब देखिए परिवार वृक्ष एक तरह हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब देखते हैं माता पिता वाला जो वृक्ष बनता है कि नहीं, इसको समझ में आ गया होगा, बहुत बस दे दिया है टॉपिक में, वो जानता है कि बच्चे हैं, जब इतना बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो उसी में सब पढ़े होंगे। लेकिन यह है कि अगर आदमी इसको नजरअंदाज करेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अब वो समझ ही नहीं पाएगा।
कि पारिवारिक वृक्ष क्या होता है। पारिवारिक वृक्ष यही होता है। अब माता पिता का थोड़ा सा देख लेते हैं कि माता पिता का बनता है कि नहीं बनता। तो माता पिता का भी बनेगा। ठीक दोस्तों, अब इनके भी 2 लड़के हो गए, तो पारिवारिक वृक्ष बना कि नहीं। देखिए छोटा बनेगा, ए हो गया, बी हो गया। अब इनके भी 2 बच्चे हो गए, तो ये भी बन गया पारिवारिक वृक्ष। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से किसका पारिवारिक वृक्ष बनता है, किसका नहीं बनता है। तो इसको बस समझना है और वहां पर जाके अगर ये पढ़े, बस इसी से आप क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने हम सबको इतना प्यार मोहब्बत दिया, और ऐसे ही आप लोग बस धैर्य बनाए रखें और हम लोगों का साथ दें। हम लोग थोड़ा सा बिगनर है यूट्यूब के दुनिया का, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा जानते नहीं है, थोड़ा सा समझते नहीं है, थोड़ा सा एडिटिंग कमजोर हो सकती है, थोड़ा सा लाइट कम हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा और हम लोग को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। हम आपके भाई हैं, हम और आप हमको सहयोग करेंगे, हम ज़्यादा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।